हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने विद्युत धारिता पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था कि दो आवेशी चालकों को अगर अपने आपस में जोड़ देते हैं तो फिर अपने पास उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, अपने पास उन आवेशों का अनुपात क्या होगा, विभवों में परिवर्तनों का अनुपात क्या होगा, ऊर्जा हानि क्या होगी, वो अपने पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे कि पराविद्युत पदार्थ क्या है और पराविद्युत दुर्वण किसे कहते हैं। पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं और पराविद्युत दुर्वण क्या होता है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपना क्वेश्चन है, पराविद्युत पदार्थ किन्हें कहते हैं। पराविद्युत दुर्वण को समझाइए। पराविद्युत दुर्वण को समझाइए। क्वेश्चन अपने इतना ही लिख रहे हैं, लेकिन इसमें अपने आगे भी कुछ पढ़ेंगे। विद्युत प्रवृत्ति पढ़ेंगे बच्चे अपने, ठीक है। विद्युत प्रवृत्ति और पराविद्युतांक में संबंध स्थापित करेंगे अपने, वो अपने देखेंगे। लेकिन अपने पास पराविद्युत पदार्थ क्या है, पहले अपने ये देखते हैं। पराविद्युत पदार्थ, ये अपने पहले भी पढ़ा था बेटा, कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी आवेश का प्रवाह नहीं होता। पराविद्युत पदार्थ और कुचालक पदार्थ एक ही बात है, यानी कुचालक पदार्थों को ही क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में अब इनको रखते हैं तो ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज है, मोम है, ठीक है, लकड़ी है, ये अपने पास क्या होते हैं, पराविद्युत पदार्थ होते हैं। तो क्या है बेटा, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मोम है, लकड़ी है, कागज है, कांच है आदि, ये अपने पास क्या होते हैं, पराविद्युत पदार्थ होते हैं बेटा। पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का कोई प्रवाह नहीं होता है, परंतु जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थों को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत प्रभाव कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसकी पूरी डिटेल अपने इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अपने जानते हैं बेटा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में अपने पास क्या होता है बेटे, धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में चक्रण करते हैं। धनावेश जो होता है बेटे, उसका अपना एक केंद्र होता है और ऋणावेश जो होता है उसका अपना एक केंद्र होता है। इस आधार पर पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे बेटा, प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है तथा इसके चारों ओर ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। धनावेश तथा ऋणावेश का अपना केंद्र होता है। अतः पराविद्युत पदार्थ जो है बेटा, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है बेटे? प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में अपने पास क्या होता है? धनावेशित नाभिक होता है तथा इसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटे वो चक्रण करते हैं। धनावेश तथा ऋणावेश का अपना अपना क्या होता है? केंद्र होता है। अतः पराविद्युत पदार्थ जो है वो दो प्रकार के भागों में इसको बांटा जा सकता है। कैसे बेटे? पहला अपने पास है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या है? पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं इनको। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनके परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक होता है। धनावेश का अलग केंद्र होता है, ऋणावेश का क्या होता है? अलग केंद्र होता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनका परमाणु जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है, परंतु पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो शून्य होता है। कारण क्या होता है बेटे? क्योंकि प्रत्येक परमाणविक जो द्विध्रुव होता है वो तापीय गति के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। तो अपने पास क्या होता है? ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनके परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक होता है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्योंकि तापीय गति के कारण ये जो परमाणविक द्विध्रुव होते हैं, परमाणविक द्विध्रुव अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिससे क्या होता है? व्यवस्थित होते हैं, जिससे क्या हो जाता है? पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उदाहरण बेटा इनके उदाहरण है अपने पास HCl है, H2O है, NH3 है, CO है। ये अपने पास क्या होते हैं बेटे? ये
ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होते हैं। अब इनको दर्शाएं कैसे? ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का जो परमाणु होता है बेटा, उसमें धनावेश और ऋणावेश इस तरह से पृथक पृथक होते हैं। धनावेश का अलग जगह केंद्र होगा, ऋणावेश का एक अलग जगह केंद्र होगा। तो पृथक पृथक केंद्र होने के कारण अपने पास क्या होगा, इस परमाणु के पास क्या होगा, द्विध्रुव होगा, जिससे क्या कहते हैं, परमाणविक द्विध्रुव कहते हैं, परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, लेकिन पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो 0 हो जाएगा। कारण एक परमाणु किसी तरह से व्यवस्थित होगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरे परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण किसी और तरह से व्यवस्थित होगा, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये सदिश राशि होती है द्विध्रुव आघूर्ण, और ये अनियमित होने के कारण परिणामी मान जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरे प्रकार के जो है अपने पास वो होते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। दूसरे जो हैं वो अपने पास है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। दूसरे हैं अपने पास बेटा अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ऐसे पराविद्युत पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपातित होता है। मतलब जिस बिंदु पर धनावेश का केंद्र है उसी के ऊपर क्या होता है, ऋणावेश का केंद्र होता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनके प्रत्येक परमाणु का और पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे पराविद्युत पदार्थ, ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनके परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपातित होता है। मतलब एक ही बिंदु पर जहां धनावेश है वहीं क्या होता है, ऋणावेश होता है, संपातित होता है। तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का और परमाणु का भी, अनुपस्थिति में परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये अपने पास हो गया अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, उदाहरण भी टाइम के, उदाहरण अपने पास है H2 है, N2 है, O2 है, CO2 है, ये इसके उदाहरण है। इनको दर्शाएं कैसे बेटा? ये अपने पास पॉजिटिव का केंद्र और इसी के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव का केंद्र होता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अब आते हैं बेटा पराविद्युत ध्रुवण। ये अपने पराविद्युत पदार्थ पढ़ लिए। पराविद्युत पदार्थ अपने पास 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। सिंपल सा है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में परमाणु जो होता है उसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग जगह होता है, सिंपल सा ही है। और जो अध्रुवीय होते हैं उनके अंदर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो है संपातित, मतलब एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, तो ये तो क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में भी इनके परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन पदार्थ का नहीं होगा। इनमें क्या होगा, इनमें परमाणु का भी नहीं होगा और पदार्थ का भी नहीं होगा। तो ये तो था पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत ध्रुवण क्या है? पराविद्युत ध्रुवण
क्या है बेटा? देखो, जब अपने क्या करते हैं, पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। और इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की जो घटना होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं, पराविद्युत दुर्वण कहते हैं। परंतु ये पराविद्युत दुर्वण जो है, क्योंकि पदार्थ दो प्रकार के हैं पराविद्युत पदार्थ, तो दो प्रकार से ही द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा, वो अपने देखेंगे। जब पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसे पराविद्युत दुर्वण कहते हैं, यह निम्न प्रकार से प्रेरित होता है। यह निम्न प्रकार से प्रेरित होता है। कैसे बेटा? नंबर 1, पहले अपने ध्रुवीय की बात करते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में क्या था बेटा? ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में अपने पास धनावेश और ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक था। तो जब अपने क्या करते हैं, इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है, उस द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या लगता है, बलाघूर्ण लगता है। और उस बलाघूर्ण के कारण क्या होता है कि ये परमाणविक द्विध्रुव जो होते हैं, वो आरोपित क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, और पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। जब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण पर आरोपित क्षेत्र की दिशा में बलाघूर्ण लगता है, जिससे ये आरोपित क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है बेटा? और पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। कैसे बेटे? देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है, उसके परमाणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। देखिए बेटा, अनियमित रूप से व्यवस्थित है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अनियमित व्यवस्थित है, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है, 0 है। अपने क्या करें बेटा, इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें। जब अपने इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो क्या होगा, ये आरोपित क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे।
ये आरोपित क्षेत्र जो है उसकी दिशा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं इस तरह से। आरोपित क्षेत्र की दिशा में इस तरह से व्यवस्थित हो गए। अब द्विध्रुव आघूर्ण इसका होगा, अब जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ध्रुवीय जो पराविद्युत पदार्थ होते हैं उनमें इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। अध्रुवीय में कैसे होता है बेटा, वो देखिए। ये बात समझ आ गई होगी कि अब जब अपने इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो इसमें क्या हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। इसे क्या कहते हैं, पराविद्युत दुर्वहन कहते हैं। लेकिन अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में दूसरा अपने पास है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ पर जब अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इसके परमाणु में क्या था बेटा, धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर संपातित था। जिससे अपने क्या करेंगे, जिससे अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो धनावेश पर आरोपित क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। जिससे धनावेश आरोपित क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, ऋणावेश आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। जब धनावेश और ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक हो जाएगा तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि ये कितना पृथक पृथक हो जाएगा, कहीं परमाणु की शेप तो नहीं बिगाड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे इनमें पृथक पृथक होते हैं ये धनावेश और ऋणावेश, तो इनमें विद्युत आकर्षण लगना शुरू हो जाता है। वो विद्युत आकर्षण बल, कूलाम बल जिसको अपने बोलते हैं, कूलाम बल जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को संतुलित कर देता है और एक जगह जाकर वो रुक जाते हैं। लेकिन उनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। कैसे बेटा? जब अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धनावेश पर आरोपित क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में, आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक हो जाता है और पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। कैसे बेटा? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस परमाणु की शेप ये थी। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये था। जब अपने इस परमाणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे बेटा तो धनावेश आरोपित क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जब धनावेश और ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक हो जाता है तो इसमें क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इससे क्या कहते हैं बेटा, पराविद्युत दुर्वहन कहते हैं। जब अपने क्या करते हैं, पराविद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो क्या होता है, पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, पराविद्युत दुर्वहन कहते हैं। और दो प्रकार के थे, तो दो प्रकार से ही अपने पास इनमें पराविद्युत दुर्वहन की उत्पत्ति होती है बेटा। अब आता है अपने पास इस पराविद्युत दुर्वहन का जो मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान, वो P = अल्फा एप्सिलॉन E के द्वारा दिया जाता है। P = द्विध्रुव आघूर्ण P = अल्फा एप्सिलॉन E के द्वारा दिया जाता है। अल्फा जो है बेटा, इससे परमाणविक या आणविक
दुर्वणता कहते हैं बेटा, परमाणविक या आणविक दुर्वणता कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है बेटे मीटर क्यूब होता है, इसका मात्रक जो है वो मीटर क्यूब होता है। और पराविद्युत पदार्थों के लिए अल्फा का जो मान होता है बेटा पराविद्युत पदार्थों के लिए वो 10⁻−29 से लेकर 10⁻−30 मीटर क्यूब की कोटि का होता है। किसके लिए? पराविद्युत पदार्थों के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 10⁻−29 से लेकर 10⁻−30 मीटर क्यूब की कोटि की होती है। तो ये था पराविद्युत दुर्वणता। अब अपने क्या करते हैं, इसको और डिटेल से पढ़ते हैं बेटा। अपने क्या करते हैं, एक पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका लेते हैं जिसके परमाणु अध्रुवीय हैं, ये वाली स्थिति वाले अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ की एक पट्टिका लेते हैं। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ की एक पट्टिका लेंगे और उससे क्या करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तो क्या होगा बेटा, देखिए अपने अध्रुवीय परमाणु हैं, उसके अपने क्या करते हैं, एक पट्टिका लेते हैं, ठीक है। और इस पट्टिका को एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे अपने संधारित्र में बात की थी कि संधारित्र की एक पट्टिका को पॉजिटिव दूसरी को नेगेटिव करने पर उसके मध्य क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E0। तो अपने पास क्या होगा, जब अपने इस पट्टिका को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो प्रत्येक परमाणु में क्या होगा बेटा, धनावेश और ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक हो जाता है। देखिए एक पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका लेते हैं जिसके परमाणु अध्रुवीय है। जब इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक हो जाता है। माना यह विस्थापन x मीटर है, तो प्रत्येक परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण प्रत्येक परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण P = आ जाएगा Q × X। द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा एक आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। तो हरेक परमाणु में क्या होगा, धन और ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक हो जाएगा, तो हरेक परमाणु में इतना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। माना एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या n है तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित के लिए Pi से लिख देंगे, ये अपने पास आ गया बेटा N × P या जगह NQX। क्या आ गया, NQX। इसका मात्रक क्या आ जाएगा बेटा, इसका मात्रक देखिए आप, ये नंबर है एकांक आयतन में तो 1/m³। इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर से इसकी पावर 2 पे कट जाएगी, तो इसका मात्रक आ गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक होता है बेटा, अपने पीछे पढ़ा था। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक होता है। तब अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, Pi = NQX = सिग्मा। सिग्मा से लिखा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व को। ये अपने पास क्या आ गया,
प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया, यानी पी आई इज इक्वल टू सिग्मा ई या एन क्यू एक्स। अब देखिए क्या हुआ, इसमें जो परमाणु थे, पट्टिका को नाम दे देते हैं अपने ए बी सी डी। इसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जब पृथक होगा बेटा, तो धनावेश आरोपित क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी ऐसी स्थिति बनेगी बेटा। ऐसी जब स्थिति बनेगी तो क्या होगा बेटा, इस पट्टिका का जो BC पृष्ठ है वो तो धनावेशित हो जाएगा और इस पट्टिका का AD जो पृष्ठ है वो ऋणावेशित हो जाएगा बेटे। ऐसी स्थिति बन जाएगी। देखो पट्टिका का BC पृष्ठ धनावेशित हो गया और पट्टिका का जो AD पृष्ठ है वो ऋणावेशित हो गया। इस धन और ऋणावेश के कारण मतलब ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा क्या हो गया नेगेटिव, तो इस पट्टिका के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। इस पट्टिका के भीतर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाएगा जो आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। आई के लिए आई इसलिए लगा रहे हैं, इंड्यूस्ड बोलते हैं, प्रेरित को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड, तो ई आई से लिख दिया अपने। जब अपने क्या किया, देखिए पट्टिका का BC पृष्ठ धनावेशित तथा AD पृष्ठ ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, जिससे पट्टिका में विद्युत क्षेत्र, पट्टिका में विद्युत क्षेत्र EI प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। अतः पट्टिका में परिणामी विद्युत क्षेत्र, यह आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, ये इसके अंदर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया, तो अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E0 माइनस EI। ये बात समझ आ गई बेटा, ये इस दिशा में है, ये इसके विपरीत दिशा में प्रेरित हो गया, तो परिणामी क्या होगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा। अब देखो बच्चे, अपने पास क्या है बेटा, EI जो है, EI प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो है वो आ जाएगा सिग्मा I अपॉन एप्साइलन, सिग्मा I अपॉन एप्साइलन। E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्साइलन। तो EI का मान किसके बराबर है, समीकरण 2 से, तो अपने पास EI इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या, PI अपॉन एप्साइलन। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास 4। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से अपने पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E0 माइनस PI अपॉन एप्साइलन। ये समीकरण नंबर आ गई 5। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया। पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं बेटा, पराविद्युत पदार्थ के लिए आरोपित विद्युत क्षेत्र और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उनका अनुपात सदैव नियत रहता है, और वो अनुपात जो है उस पराविद्युत पदार्थ के पराविद्युतांक के बराबर होता है। पराविद्युत पदार्थ में आरोपित विद्युत क्षेत्र E0 तथा परिणामी विद्युत क्षेत्र E का अनुपात सदैव नियत रहता है, तथा यह
पराविद्युतांक के बराबर होता है, पराविद्युतांक के बराबर होता है। मतलब बेटे E0 अपॉन E इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन r। समीकरण नंबर आ जाएगी 6। अब आता है अपने पास विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है? देखिए पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। पराविद्युत पदार्थ में, पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण आरोपित प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण परिणामी विद्युत क्षेत्र के, परिणामी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण मतलब पीआई, पीआई समानुपाती होगा किसके बेटा? ई के। तो पीआई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? पीआई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, पीआई इज इक्वल टू काई, इसको बोलते हैं काई, काई एप्सिलॉन ई। समीकरण नंबर आ जाएगी 7। काई एक समानुपाती नियतांक है बेटा, जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। काई समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ये मात्रक रहित और विमाहीन राशि है। एप्सिलॉन इसीलिए लगाया गया है ताकि ये मात्रक रहित और विमाहीन रहे। अब देखो बेटा समीकरण 5 व 7 से, 5 व 7 से E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E0 माइनस काई एप्सिलॉन E अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा बेटा, इसको इधर ले आओ। E प्लस काई E इज इक्वल टू E0। E कॉमन आ जाएगा बेटा, E कॉमन आ जाएगा तब अपने पास क्या आएगा बेटे? E कॉमन आ गया तो अपने पास आ गया 1 प्लस काई इज इक्वल टू E0। यह आ जाएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू E0 अपॉन E। समीकरण 6 से मान रख दो बेटा, समीकरण 6 से मान रखने पर 6 में अपने पास क्या था बेटा? 6 में अपने पास था E0 अपॉन E इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो यह आ जाएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन r, या काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1। ये विद्युत प्रवृत्ति और पराविद्युतांक में संबंध आ गया बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध है बेटे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर था अपने पास बेटे विद्युत धारिता का। अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल इसके किए हुए हैं पहले से ही, आपको वीडियो मिल जाएगा न्यूमेरिकल का, तो उसमें से आप न्यूमेरिकल अच्छी तरह से करें, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।